नमस्कार दोस्तों, आप सभी का MB जैन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो है CMP08 पे बेस्ड है। CMP08 क्या है तथा इसे कैसे फाइल किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। CMP08 फाइल करने से पहले CMP08 के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। CMP08 कंपोजिशन डीलर्स द्वारा क्वार्टरली फिल किए जाने वाला स्टेटमेंट है। CMP08 हर क्वार्टर के एंड के नेक्स्ट मंथ के 18 डे तक फिल करना अनिवार्य है। जैसे आपका क्वार्टर शुरू होता है 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक, तो आपको इस क्वार्टर का फाइल करना है CMP08 18 जुलाई तक, 18 जुलाई तक। CMP08 कंपोजिशन डीलर्स द्वारा फिल किया जाता है। कंपोजिशन डीलर्स के बारे में आपको पता ही होगा। कंपोजिशन डीलर्स वो होते हैं जिन्होंने अपना GST रजिस्ट्रेशन कंपोजिट स्कीम के अंदर कराया होता है। कंपोजिशन डीलर्स छोटे व्यापारी होते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ सालाना 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले 2019-20 से यह लिमिट पहले 1 करोड़ थी, जिसे बाद में इंक्रीज करके 1.5 करोड़ कर दिया गया। 2019-20 से पहले कंपोजिशन डीलर्स द्वारा GSTR 4 क्वार्टरली फिल किया जाता था, लेकिन उसमें बहुत सारी मैंडेटरीज रिक्वायरमेंट होती थी जिसे फिल करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो कंपोजिशन डीलर्स ने बोला कि हमने कंपोजिट स्कीम में इसलिए अप्लाई किया है ताकि हमें कम रिक्वायरमेंट, कम रेगुलेशन फॉलो करना पड़े, लेकिन GSTR 4 में इतनी रिक्वायरमेंट थी कि उनको काफ़ी दिक्कतें आई। तो फिर गवर्नमेंट ने 2019-20 फाइनेंशियल ईयर से ये अमेंड कर दिया कि हर कंपोजिशन को क्वार्टरली CMP08 फिल करना पड़ेगा और GSTR 4 को एनुअली कर दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा CMP08 क्या है। तो लेट्स स्टार्ट कि इसे कैसे फिल करते हैं। CMP08 फिल करने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टल के डैशबोर्ड पे आना है। पोर्टल के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद आपको जाना है रिटर्न्स और रिटर्न डैशबोर्ड पे। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको, जैसे अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021 में अभी हमारा जैसे सितंबर अभी बिगनिंग है, चालू नहीं हुआ है, तो हम एक डेमो देके मैं आपको समझाती हूँ। तो जुलाई सितंबर का सर्च ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी क्वार्टर ख़त्म होने के नेक्स्ट मंथ के 18 तक आपको ये फिल करना होता है। अब ये ड्यू डेट आ रही है 18 अक्टूबर 2020। यहाँ लिखा है स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स CMP08। ये वर्ड आया है सेल्फ असेस्ड क्योंकि ये CMP08 बहुत ही आसान स्टेटमेंट है। GST का सबसे इजी स्टेटमेंट बोल सकते हो आपको, क्योंकि इसमें अपने को ही सेल कैलकुलेट करनी है, अपने को ही टैक्स कैलकुलेट करना है और डेटा फिल करना है। तो सबसे पहले इसमें जाना है प्रिपेयर ऑनलाइन पे। तो देखो ऊपर क्या लिखा आ रहा है, स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ द सेल्फ असेस टैक्स। सेल्फ असेस वर्ड यानी अपने को ही लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, अपने को ही पेमेंट करना है। कोई बिल एंट्री नहीं की जाएगी, सीधे टोटल टर्नओवर डालना है, टैक्स क्रिएट करना है और पेमेंट करना है। ये आपकी बेसिक जानकारी है। अभी फर्स्ट टॉपिक है, देखो फाइल नील GST CMP08। नील GST CMP08 क्या होता है? अगर जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखो यहाँ 3 इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि आप किस कंडीशन में आप GST CMP08 नील फाइल कर सकते हैं।
तो फर्स्ट है नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई कॉमनली नोन एज सेल। डेट मीन्स इस क्वार्टर में आपके एक भी रुपए की सेल का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन आप बोल सकते हो। नॉट हैव एनी लायबिलिटी ड्यू टू द रिवर्स चार्ज, इसका मतलब है ना तो फर्स्ट लाइन का मतलब है कि आपने एक भी रुपए की सेल नहीं किया, और सेकेंड लाइन का आपके ऊपर आरसीएम का कोई भी लायबिलिटी नहीं बन रही है। कंपोजिशन डीलर्स के केस में नॉर्मली जब हम ट्रांसपोर्ट सर्विस या लीगल सर्विस का यूजेस करते हैं तो आरसीएम की लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो ना तो आपकी सेल होनी चाहिए, ना आपकी कोई भी आरसीएम लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, और डू नॉट हैव एनी अदर टैक्स लायबिलिटी, और ना ही कोई अदर टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा, एक भी रुपए की सेल नहीं होनी चाहिए, ना आरसीएम का कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, और ना एनी अदर टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि यहाँ मेरी सेल है तो मैं इसको टिक यहाँ से हटा दूंगी। सो वी आर कम ऑन टेबल थर्ड। यहाँ लिख रखा है समरी ऑफ सेल्फ असेस लायबिलिटी, यानी आप क्योंकि इसको हम रिटर्न इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी नहीं होती है। ये एक सिर्फ स्टेटमेंट है जिसमें आपको टोटल आउटवर्ड सप्लाईज, आपकी कितनी आरसीएम बन रहा है वो देके खुद ही असेस करके खुद ही टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करके आपको पेमेंट करना रहता है। सो फर्स्ट है हमारा, ये देखिए आप यहाँ लिख रखा है नेट ऑफ एडवांसेस। अब आप जो ये सेल्फ असेस लायबिलिटी क्रिएट करोगे उसमें क्या क्या ऑलरेडी ऐड होना चाहिए। नेट ऑफ एडवांसेस, क्रेडिट, डेबिट नोट्स एंड एनी अदर एडजस्टमेंट ड्यू टू अमेंडमेंट इट इज़, यानी आप जो ये टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करोगे, टोटल सप्लाई मेंशन करोगे, उसमें जो आपको ऑलरेडी एडवांस रिसीव हो गया है वो भी इंक्लूड होना चाहिए। अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट से कोई एडजस्टमेंट हुआ है वो भी इंक्लूड होना चाहिए, और कोई भी एडजस्टमेंट इस क्वार्टर में हुआ है जिससे आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ऐड होनी चाहिए। तो टेबल नंबर 1 पे आते हैं। आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाईज क्या होती है अपनी? सेल्स टर्नओवर। तो आपका क्वार्टर का, जैसे हमारा क्वार्टर है ये जुलाई से सितंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर में आपने जितना भी टर्नओवर है, जितनी भी सेल की है, नॉर्मल सेल प्लस इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सेल, ऐसी सेल जिस पे भी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं लगती है, तो आपको वैल्यू में वो सारी मेंशन करनी है। आपको समझ में आ गया? नॉर्मल सेल और एग्जेम्प्ट सेल का अमाउंट भी मेंशन करना है, जिसपे 0% रेट लगता है, जिसपे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, फिर भी आपको सेल में वो शो करना है। सो गाइज यहाँ लिखा है वैल्यू, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ वैल्यू कौन सी मेंशन करनी है, टैक्सेबल वैल्यू या आफ्टर जीएसटी अप्लाई करने के बाद वैल्यू। तो सबसे पहले हम बताते हैं जीएसटी के बिना, यानी टैक्सेबल विदाउट जीएसटी वाली वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। विदाउट जीएसटी, नॉट अ नेट वैल्यू, इट्स अ टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू यानी जिस पे टैक्स लगना अभी बाकी है। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ, जैसे मेरी इस क्वार्टर में 5 लाख की सेल हुई है। तो अब कंपोजिशन डीलर्स के अलग अलग रेट होती है, 5%, 1%, 6%। तो यहाँ मैं 1% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करती हूँ। तो एज अ 1% देखो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स का अमाउंट ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि कंपोजिशन डीलर्स आर नॉट लायबल टू सेल आउट ऑफ द स्टेट, यानी कंपोजिशन डीलर अपनी सेल को, गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर ही नहीं सकता, ये उसकी लिमिट है। वो उसको अपनी ही, वो इंटर स्टेट सेल कर ही नहीं सकता, इंट्रा स्टेट सेल ही कर सकता है। और इंट्रा स्टेट सेल में सिर्फ सीएसजी और एसजीएसटी एप्लीकेबल है, इंटीग्रेशन टैक्स इंटर स्टेट सेल करते हैं तो लगाया जाता है। सो 5 लाख, यहाँ देखिए 5 लाख के हमारा टोटल इस क्वार्टर का टर्नओवर हुआ है, तो इस पे 1% के कैलकुलेशन करने होती है, तो 5,000 रुपये हमारा टैक्स बनता है।
अब देखिए, जो अगर हम इंट्रा स्टेट सेल करते हैं तो टैक्स दो भाग में डिवाइड होता है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। अगर आपकी स्टेट यूनिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, तो वो यूनियन टेरिटरी के पास टैक्स जाएगा। तो वो हो जाता है एक, जैसे 1% आपके लिए एप्लीकेबल है तो 0.50 सेंट्रल टैक्स के लिए, 0.50 स्टेट टैक्स के लिए। तो 5,000 का आधा यहाँ हो गया है 2500, और आगे ऑटोमेटिक फिल हो गया क्योंकि दोनों को बराबर ही जाता है। अब इस स्टेटमेंट को सेल्फ असेस क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि आपसे कोई जानकारी नहीं ली जा रही एक्स्ट्रा। बिल मेंशन कीजिए, कुछ भी मेंशन कीजिए, ये सिर्फ आप ही डेटा फिल कर रहे हो, आप ही लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, आप भी टैक्स शो कर रहे हो, इसलिए इसे सेल्फ असेट्स कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल है। मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि अगर आपका बिजनेस कंपोजिट स्कीम के अंदर रजिस्टर है, भले आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, या 12th ही आप पास की हो, फिर भी आप ये अपना कंपोजिशन जो CMP 08 है आप खुद फिल कर सकते हो। ये बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेल मेंशन करनी है, टैक्स मेंशन करना है और प्रोसीड टू फाइल करना है। तो मैं तो कहती हूँ हर बिजनेसमैन को ये आना चाहिए, ये बहुत ईजी है। फिर इनवार्ड सेकेंड टेबल आता है, इनवार्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज। ये बहुत ही मेन टॉपिक है। यहाँ लिख रखा है इनवार्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, यानी ऐसी परचेज जिसपे आपका रिवर्स चार्ज बनता है। अब ये रिवर्स चार्ज क्या होता है? रिवर्स चार्ज यानी जिससे आपने परचेज किया है, जिससे आपने सर्विसेज ली है, वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करता है, तो वहाँ आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है और आपको RCM एज अ RCM गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तो जनरली कंपोजिशन डीलर्स के केस में RCM की लायबिलिटी नॉर्मली GTA के केस में बनती है। GTA यानी ट्रांसपोर्टेशन के केस में अगर कंपोजिशन डीलर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेता है तो उसकी RCM की लायबिलिटी बनती है। अब RCM की लायबिलिटी का भी एक अलग ही टॉपिक है। RCM मैं आपको बता ही देती हूँ। अगर सामने वाला जो GTA है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर फॉरवर्ड चार्ज, देन यू हैव टू पे GST ऑन RCM बेसिस। यानी आपने जिस ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से सर्विस ट्रांसपोर्टेशन की ली है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको RCM क्रिएट करके RCM के बेसिस पे टैक्स भरना होगा। सेकेंड थिंग, अगर GTA रजिस्टर है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी रजिस्टर है, फिर भी वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्टेड नहीं कर रहा है, यानी वो टैक्स पे करते ही नहीं, वो आपको बिल्टी बना के दे देगा, तब आपको उस बिल्टी के अकॉर्डिंग RCM क्रिएट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। और भी सर्विसेज है, जैसे लीगल सर्विसेज हो गए, उस पर भी RCM एप्लीकेबल होता है। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि GTA की कंडीशन में कंपोजिशन डीलर की लायबिलिटी कब क्रिएट होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे प्लीज़ नोट कर लिएगा। अगर एक बिल्टी GTA की एक बिल्टी का अमाउंट 750 रुपये या उससे कम है, एक बिल्टी का अमाउंट 750 रुपये या उससे कम है, तो आपके ऊपर कोई भी RCM लायबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, समझ में आ गया। और एक और कंडीशन होती है कि जैसे एक कंसाइनमेंट की वैल्यू 1500 रुपये से कम है, एक कंसाइनमेंट की वैल्यू 1500 रुपये या 1500 रुपये से कम है, तो भी आपकी RCM की RCM आप पे एप्लीकेबल नहीं होता है। दोनों चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि एक बिल्टी क्या होता है, कंसाइनमेंट क्या होता है, तो मैं सिंपल सा बता देती हूँ, एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एक ट्रक है,
एक ट्रक है उसमें बहुत सारे जैसे लोगों का, बहुत सारे कस्टमर्स का बिल आ रहा, बहुत सारे लोगों का गुड्स आ रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक ट्रक में अलग अलग लोगों का गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो उस ट्रक में आपके जो गुड्स आ रहा है उस बिल्टी की वैल्यू 750 रुपये या उससे कम है तो आप पे कोई आरसीएम नहीं लगेगा। 750 से ज़्यादा है तो आरसीएम क्रिएट होता है। और सेकेंड केस में ये होता है कि अगर एक ही ट्रक में आप किसी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले रहे हो, उस ट्रक में सारा आप ही का माल है, सारा माल आप ही का है, तो उस बिल्टी की वैल्यू अगर 1500 रुपये या उससे कम है तब भी आपकी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर 1500 रुपये से ज़्यादा होती है तो आपके लिए आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ मेरे तो आरसीएम की वैल्यू बन रही है, तो यहाँ मैं कोई 000 फिल कर दूँगी। फिर थर्ड जो होता है टैक्स पेबल होता है वेरी सिंपल। ये जो होता है ये जो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम की टोटल आती है, क्योंकि मेरा आरसीएम ना ही मेरा आरसीएम था ना ही इंपोर्ट थी, तो डायरेक्ट 5 लाख, सेंट्रल टैक्स आ गया 2500, स्टेट टैक्स आ गया 2500 और 0 इंटरेस्ट पेबल एनी। यानी अगर आपने लास्ट स्टेटमेंट फिल करने में कोई देरी कर दी हो, जैसे आपकी पेनल्टी बनी हो या आपने पेमेंट नहीं किया, उस पर कुछ इंटरेस्ट बना हो, तो वो मेंशन करना है। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं आता, ये भी मैंने 0 फिल कर दिया। फिर क्या करें आप, सबसे पहले इसे सेव कर दें। सेव करने से क्या होता है कि अगर बाई चांस आपका लैपटॉप बंद हो जाता है या कुछ भी अनसर्टेनिटीज हो जाती है तो ये डेटा सेव रहेगा। तो सबसे पहले इसे सेव कर दें। ये मैंने सेव कर दिया, सक्सेसफुली सेव। फिर आता है प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटी सीएमपी, मतलब ये इसी का प्रीव्यू आएगा कि ये कैसे एज अ ड्राफ्ट शो होगा। अब हम करेंगे प्रोसीड टू फाइल। तो देखिए कि अभी सितंबर महीना रनिंग है, सितंबर मंथ रनिंग है, तो ये बोल रहा है कि यू कैन नॉट प्रोसीड टू फाइल CMP 08 फॉर द पीरियड इज नॉट बीन एंडेड। तो मैं इसे अभी प्रोसीड टू फाइल नहीं कर सकती क्योंकि सितंबर मंथ एंडिंग नहीं गया, लेकिन मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है कि कैसे फिल करना है, कैसे प्रोसीड करना है। तो जैसे ही आप यहाँ प्रोसीड टू फाइल करेंगे, आपके पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट चालान का ऑप्शन आ जाएगा। क्रिएट चालान के लिए आप वहाँ नीचे लिखा होगा चालान क्रिएट करने के लिए क्रिएट चालान। फिर आप अपनी चेक से पे कर सकते हैं, NEFT बैंक से पे कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं, या आप वैसे ड्राफ्ट भी पे कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आप कौन सा मोड अपनाते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि CMP 08 क्या है, किसके द्वारा फिल किया जाता है, कैसे फिल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टिक कीजिए। आप मुझे अपने इंस्टा फॉर डेली अपडेशन, जैसा कि आपको पता है कि GST टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। GST में बहुत सारे लूप होल्स है, इसलिए जैसे जैसे उस